नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस&डी सोशोलॉजी क्लासेस पर। आज कई दिनों बाद इस पे क्लास पढ़ रही है। किसी कारणवश क्लास नहीं हो पा रही थी। अब फिर रेगुलरिटी बनाई जाएगी क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है। और हम लोग जो सीरीज़ देख रहे थे यूपीजीआईसी के लिए, उसमें आज 2015 का हम लोग पेपर देखेंगे। 2015 का पेपर देखेंगे जिसमें पहला प्रश्न है, यह यूपीपीजीटी, यूपीजीआईसी, यूजीसी नेट में भी कुछ हद तक यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में बिहार का देखिए भर्ती आ चुकी है, तो बिहार के लिए भी और झारखंड का पेपर होने वाला है तो उसके लिए भी यह कारगर साबित होगा। यह क्लास जहाँ जहाँ भी एक सब्जेक्ट के रूप में समाजशास्त्र है वहाँ वहाँ सबके लिए यह कारगर होगा। तो आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित में से अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धारण का सही मापदंड कौन सा है? ऑप्शन ए है आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन, ऑप्शन बी है शैक्षणिक एवं सामाजिक पिछड़ापन, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन, ऑप्शन डी है आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, शैक्षणिक एवं सामाजिक पिछड़ापन। यह जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग दो बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना था, बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना था, द्वितीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1977 में, उसी के द्वारा यह दिए गए कुछ सुझाव थे। कहीं कहीं आप लोग देखेंगे जब पीजीटी का प्रश्न आता है, पीजीटी में भी इस प्रश्न को पूछा था तो उसमें शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन बताया था, तो सही था क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था तो उस तीनों को हम लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं तीनों दिया हो और फिर दो ही दिया हो, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन, तो हम लोग उसमें शैक्षणिक एवं सामाजिक पिछड़ापन को ही सही मानेंगे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था वो कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में बना था, 1953 में बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच अंतर स्पष्ट किया है? ऑप्शन ए है मैकआइवर, ऑप्शन बी है राल्फ लिंटन, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है पार्सन्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन जो है वह प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात करते हैं। परिस्थिति समूह की सबसे पहले बात अगर किसी ने की थी तो वह थे मैक्स वेबर, और भूमिका की बात अगर किसी ने की थी तो वह थे नाइडल। तो और यह दोनों भूमिका एवं परिस्थिति की बात अगर किसी ने की थी तो यह किए थे लिंटन। लिंटन ने परिस्थिति को दो भागों में बांटा, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। ऐसे ही जो मर्टन है, मर्टन ने परिस्थिति को परिस्थितिपुंज में देखा था और एवं प्रकार की अवधारणा दी थी, प्रकार की इन्होंने अवधारणा दी थी। तो प्रकार का सूत्र दिया था इन्होंने, प्रकारवाद का इन्होंने सूत्र दिया जिसमें अकार्य प्रकार, दुष्प्रकार, अप्रकट प्रकार, प्रकट प्रकार, प्रकट प्रकार, दुष्प्रकार, इस तरह के कुछ वर्ड का इन्होंने प्रयोग करते हुए मर्टन ने आगे प्रसारित किया था। तो आगे हम अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन एक संस्था नहीं है? ऑप्शन ए है विवाह, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है संपत्ति, ऑप्शन डी है विश्वविद्यालय। तो इसमें राज्य जो है वह संस्था नहीं है, क्योंकि राज्य जो है वह एक समिति है। क्योंकि जो संस्था होता है वह नियमों के विधि विधानों से बना होता है, नियमों एवं विधि विधानों से बना होता है। राज्य क्या है? राज्य एक मूर्त अवधारणा है, राज्य एक मूर्त अवधारणा है। संस्था जो है वह अमूर्त अवधारणा है। तो संस्था में विश्वविद्यालय की जो परीक्षा प्रणाली आएगी, कापी जांचने की जो आती है, वह उसके काम संस्था में आते हैं। संपत्ति, विश्वविद्यालय एक ऐसा संस्था है जो संस्था और समिति दोनों, इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। विवाह एवं संपत्ति यह दोनों संस्था से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? सामान्यीकरण, ऑप्शन ए है मैकआइवर, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है पेरेटो, ऑप्शन डी है सोरोकिन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सोरोकिन। सोरोकिन ने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। यह जो कथन है यह सोरोकिन ने कहा था। सोरोकिन सबसे पहले 1927 में सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत इन्होंने दिया एवं उसी नाम से इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। उसके आगे जो सोरोकिन है उन्होंने समाजशास्त्र में सांस्कृतिक समाजशास्त्र की अवधारणा को दिया था एवं इन्होंने संस्कृति पर सबसे ज़्यादा अध्ययन किया। संस्कृति को तीन भागों में बांटा था, आदर्शात्मक, भावात्मक, अनुभवात्मक एवं भावात्मक। तीन भागों में इन्होंने संस्कृति को बांटा था एवं उसे दोलन की गति या चक्रीय सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत इन्होंने उसका नाम दिया था। यह प्रश्न पीजीटी में और जीआईसी में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिस्थिति और भूमिका व्यक्त किए जाते हैं यथा एक दूसरे के विरुद्ध,
ऑप्शन बी है एक दूसरे के संपूरक, ऑप्शन सी है एक दूसरे के असंबद्ध, ऑप्शन डी है एक दूसरे से संबद्ध कोई संबद्ध नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, एक दूसरे के संपूरक। जो परिस्थिति और भूमिका है वह दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में या संपूरक के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका, परिस्थिति पुंज एवं भूमिका पुंज की अवधारणा मर्टन ने दिया था। परिस्थिति क्रम की भी अवधारणा दी थी और भूमिका क्रम की भी अवधारणा यह मर्टन द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है के डेविस, ऑप्शन बी है ब्रिस्टेड, ऑप्शन सी है काम्ट, ऑप्शन डी है मर्टन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, काम्ट। काम्ट जो है यह समाजशास्त्र के फाउंडर हैं या समाजशास्त्र के पिता इन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने ही समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी है। सामाजिक स्थितिकी में इन्होंने संरचना को रखा एवं जो उसके अंग हैं यानी कि संस्थाएं हैं उसको गतिकी में इन्होंने रखा था। इन्होंने सामाजिक भौतिकी, समाजशास्त्र को सबसे पहले सामाजिक भौतिकी शब्द से इन्होंने ही परिभाषित किया था एवं उसको इन्होंने जब तक यह रजिस्टर्ड करवाना चाहते थे उससे पहले बेल्जियम के एक वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक एडोल्फ क्वेटलेट द्वारा उस शब्द को चुरा लिया गया एवं उसका उन्होंने प्रयोग एन.एस.ए. इन सोशल फिजिक्स में उन्होंने एडोल्फ क्वेटलेट का वो एक निबंध था उसी में उन्होंने उसका प्रयोग कर लिया। आगे चलकर 1838 में अगस्त काम्ट समाजशास्त्र जो समाज का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान था उसका नाम उन्होंने समाजशास्त्र रखा एवं इसी वजह से इन्हें समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगस्त काम्ट ने अपनी लाइफ में 6 पुस्तकें लिखी, 5 पुस्तकें लिखी, 6 नहीं 5 पुस्तकें लिखी। पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी, कैटेसिज्म एंड पॉजिटिविज्म, उसके बाद एजुकेशन एंड सोसाइटी और एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी रिलीजन एंड सोसाइटी। जो रिलीजन एंड सोसाइटी था वह नहीं, एजुकेशन एंड जो सोसाइटी था वह इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। तो हम पुस्तक का नाम भी बता दिए। हम अगला अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, निम्नांकित में किसने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है ओसवाल्ड स्पेगलर, ऑप्शन बी है पैरेटो, ऑप्शन सी है टाइनवी, ऑप्शन डी है मार्क्स। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, टाइनवी ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि प्रत्येक सभ्यता को प्रकृति एवं मानव द्वारा चुनौती दी जाती है। जो सभ्यताएं इसका प्रत्युत्तर निर्माण के रूप में देती हैं वह जीवित रहती हैं, शेष नष्ट हो जाती हैं। टाइनवी जो थे इन्होंने विश्व के कई सभ्यताओं का अध्ययन किया और यह कहा कि प्रत्येक समाज निर्माण एवं विनाश, संगठन एवं विघटन के दौर से गुजरता है। जो टाइनवी हैं इन्हें क्रमिक सिद्धांत के रूप में यह उद्विकास का या विकास का क्रमिक उद्विकास का सिद्धांत इन्होंने जो दिया था वह क्रमवाइज या समरेखीय सिद्धांत की अवधारणा इन्होंने दी थी। जो इसमें अगले हम देखते हैं, इसमें जो है स्पेंगलर जो है यह विश्व की 8 सभ्यताओं का इन्होंने अध्ययन किया था एवं यह चक्रीय सिद्धांत से संबंधित थे। पैरेटो जो है यह भी चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने परिभ्रमण का इलीट थियरी दी थी। इन्होंने कहा था अभिजन का परिभ्रमण का सिद्धांत या अभिजन का चक्रीय सिद्धांत इन्होंने दिया था। कार्ल मार्क्स जो है इन्होंने सामाजिक समरेखीय सिद्धांत की अवधारणा दी थी। समाज के उद्विकास के बारे में इन्होंने एक रेखीय उद्विकास की अवधारणा की बात कही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसने निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए है रेडफील्ड, ऑप्शन बी है मैकिम मेरियट, ऑप्शन सी है लेविस, ऑप्शन डी है मिल्टन सिंगर। ऑस्कर लेविस ने निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा अपनी पुस्तक लाविडा में अमेरिका के 5 गरीब परिवारों का अध्ययन करके दिया था। यह गलत है क्योंकि उन्होंने मैक्सिको के 5 परिवारों का अध्ययन किया था, न कि अमेरिका के। इन्होंने मैक्सिको के 5 परिवारों का अध्ययन किया एवं वहीं पर उन्होंने गरीबी की निर्धनता की संस्कृति या गरीबी की निर्धनता की अवधारणा इन्होंने दिया था। जो ऑस्कर लेविस हैं इन्होंने भारत में भी कई सारी पुस्तकें एवं भारत में भी इन्होंने अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यह पुस्तक का नाम है, किसने सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन ए है टी पार्सन्स, ऑप्शन बी है C.W. मिल्स, ऑप्शन सी है R.K. मर्टन, ऑप्शन डी है K. डेविस। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, C.W. मिल्स। C.W. मिल्स ने सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक लिखी। इनकी अन्य कृतियाँ हैं
इन्होंने अन्य पुस्तकें भी लिखी थी, जिसमें पुस्तक है वाइट कॉलर 1951 में इन्होंने लिखा था, पावर एलीट 1956 में लिखा था, कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर विथ गिर्थ के साथ इन्होंने मिलकर इस पुस्तक को लिखी थी। जो न्यू सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक आएगा वह गिडेंस ने लिखा था, न्यू सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक गिडेंस ने लिखा था। और द न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड नहीं, जो न्यू सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन आएगा स्टीव फुलर ने लिखा था, और न्यू सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड जो पुस्तक थी दुर्खिम की, उसे आगे बदल के गिडेंस ने द न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड के नाम से उसे प्रकाशित किया था। आगे चलकर उन्होंने एक उसी नाम से अलग पुस्तक लिखी, उसमें न्यू जोड़ा था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अभी इसमें C.W. मिल्स जो हैं, इन्होंने समाजशास्त्र की जब उत्पत्ति हुई तो इन्होंने अगस्त्याम का विरोध किया एवं कहा, अगस्त्याम ने जब समाजशास्त्र का नाम सोशोलॉजी रखा तो इन्होंने उसका विरोध करते हुए कहा कि समाजशास्त्र उतना सूटेबल शब्द नहीं है, इसलिए इस समाज के अध्ययन करने के लिए जिस विज्ञान का हम नाम रख रहे हैं उसको इन्होंने इथोलॉजी नाम दिया था, जो समाज वैज्ञानिकों द्वारा मान्य नहीं किया गया। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में C.W. मिल्स ने कहा था कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है। यह C.W. मिल्स द्वारा कहा गया कथन था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। किसने सामाजिक स्तरीकरण को उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है? ऑप्शन ए है P. जिन्सवर्थ, ऑप्शन बी है रेमंड मूर, ऑप्शन सी है F. लुमले और ऑप्शन डी है M. न्यूमेयर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, रेमंड मूर जो है उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत दिया था। और इन्होंने ही कहा था कि सामाजिक स्तरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन इन्होंने कहा था। जो मूर थे उन्होंने डेविस के साथ मिलकर एक पुस्तक लिखी, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत दिया था एवं इनकी आलोचना ट्यूमिन द्वारा की गई थी। ट्यूमिन है वह भी प्रकारवादी सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत ही उन्होंने भी दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने एन इंडियन विलेज पुस्तक को लिखा है? तो इसमें एन इंडियन विलेज जो पुस्तक थी वह है, ऑप्शन ए है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है आंध्र वित्तई, ऑप्शन सी है एस सी दुबे, ऑप्शन डी है बी आर चौहान। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, एस सी दुबे भारतीय समाजशास्त्री हैं। इन्होंने एन इंडियन विलेज नामक पुस्तक की रचना की थी और इन्होंने मध्य प्रदेश की एक कमार नाम की जनजाति थी उसका अध्ययन किया, तो उसी नाम से इन्होंने पुस्तक लिखा द कमार। उसके आगे इन्होंने इंडिया चेंजिंग विलेजेस 1958 नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था और यह पुस्तक इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 चलाया जा रहा था उसी के परिप्रेक्ष्य में यह उसके इवैल्यूएशन के रूप में, मूल्यांकन के रूप में यह पुस्तक लिखी गई थी। आगे था कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजी एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी। इस तरह की इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, विमेन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है प्रमीला कपूर, ऑप्शन बी है प्रतिमा अस्थाना, ऑप्शन सी है नीरा देसाई, ऑप्शन डी है किरण देवेंद्र। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, नीरा देसाई एक नारीवादी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने महिलाओं से संबंधित बहुत से काम किए। इन्होंने विमेन इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक लिखी, नीरा देसाई। आगे हम देखते हैं, नीरा देसाई A.R. देसाई की ही पत्नी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में किसका अवलोकन है कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं? ऑप्शन ए है K. डेविस, ऑप्शन बी है डेनियल वेल, ऑप्शन सी है J.C. जकारिया, ऑप्शन सी है P.N. सुवानी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, K.C. जकारिया जो है उन्होंने कहा था कि भारत में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ औद्योगिकरण हो जाता है वहाँ उद्योगों के स्थानीकरण के फलस्वरूप नगरीकरण भी अनिवार्य हो जाता है। जिस प्रकार नगर का जन्म औद्योगिकरण के फलस्वरूप होता है, वहाँ उद्योगों पर केंद्रित जीवन की प्रधानता रहती है। K.C. जकारिया भारत के नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म के अध्ययन के किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है बोगार्डस, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है डेविस, ऑप्शन डी है मैनहिम। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, दुर्खिम धर्म के अध्ययन में पवित्र एवं साधारण अवधारणा का प्रयोग किया था।
इतना ही नहीं, जो दुर्खिम है इन्होंने सर्वप्रथम जो धर्म है उसकी उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने सबसे पहले दिया तो वह टोटमवाद के रूप में दिया था। और इन्होंने टोटमवाद का जो अध्ययन किया वह अरुंटा के ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में इन्होंने किया था। ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति में इन्होंने अध्ययन किया एवं इनकी कुछ पुस्तकें थी, जैसे यह दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र में पीएचडी की उपाधि धारण की थी। तो उस जो पीएचडी की इन्होंने उपाधि धारण की समाजशास्त्र में, तो जो इनका रिसर्च का टॉपिक था वह था सोशल द लेबर इन सोशल डिवीजन, सोसाइटी इन द लेबर ऑफ समाज में श्रम विभाजन, सोसाइटी द लेबर ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसी से जो 1853 में प्रकाशित हुई, यह एक पुस्तक के रूप में 1853 में प्रकाशित हुई और इसी पे इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की। अगला इनका पुस्तक था द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, यह 1895 में पुस्तक आई थी। अगली पुस्तक थी द सुसाइड, यह 1897 में पुस्तक आई। उसके बाद द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी, वह 1905 में पुस्तक आया था, 1912 में पुस्तक आया था। उसके बाद इन्होंने द एजुकेशन ऑफ मोरल्स लिखा, वह पुस्तक आई थी 1928 में। 1928 में इनके मरने के बाद भी इनकी पत्नी द्वारा भी कुछ पुस्तकों का प्रकाशन कराया गया था। सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी थी, सामाजिक तथ्य की इन्होंने अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भूमिका कुलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है ए एस.एफ. नैडल, ऑप्शन बी है मर्टन, ऑप्शन सी है लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन डी है एम.एन. श्रीनिवास। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, आर.के. मर्टन। आर.के. मर्टन ने भूमिका कुलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों को प्रतिपादित किया था। मैंने कहा था ये जो भूमिका कुलक आएगा या भूमिका, यह कुलक का होता है पुंज। भूमिका पुंज में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों को अगर किसी ने देखा तो होते मर्टन, क्योंकि भूमिका पुंज की अवधारणा मर्टन ने ही दी थी। परिस्थिति पुंज की भी अवधारणा इन्होंने ही दी थी, मर्टन ने ही दी थी। मर्टन ने आगे मिडिल रेंज थियरी की अवधारणा दी थी, मध्य अभिसीमा सिद्धांत। क्योंकि जब मर्टन जब प्रकारवाद में आए, उत्तर प्रकारवाद में जब इन्होंने आए, उत्तर आधुनिकतावादी भी इन्हें कहा जाता है, तो इन्होंने देखा कि इससे पहले पूरे समाज का अध्ययन समाजशास्त्री कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि पूरे समाज का अध्ययन करने से अच्छा है कि जो समाज के केंद्र में व्यक्ति है उसका अध्ययन किया जाए। इसके लिए छोटे छोटे उन्होंने सूत्रों का या छोटे छोटे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसने अर्ध प्राथमिक समूह शब्द को व्यक्त किया? ऑप्शन ए है समनर, ऑप्शन बी है बेबर, ऑप्शन सी है कूले, ऑप्शन डी है हीलर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, कूले। अर्ध प्राथमिक समूह शब्द को सर्वप्रथम कूले द्वारा दिया गया था, चार्ल्स कूले द्वारा। इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक लिखी थी। उसी पुस्तक में इन्होंने अर्ध प्राथमिक समूह की बात कही थी एवं प्राथमिक समूह का भी इन्होंने यह अवधारणा दिया था। द्वितीयक समूह जो है इनका नहीं है, द्वितीयक समूह बोगार्डस का एवं गिन्सबर्ग का है, जो उन्होंने काम किया था। लेकिन जो प्राथमिक समूह था उसी के माध्यम से इनके नाम के आगे द्वितीयक समूह को भी जोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन प्राथमिक समूह है? ऑप्शन ए है मनोरंजक समूह, ऑप्शन बी है पिकनिक समूह, ऑप्शन सी है पड़ोस, ऑप्शन डी है तीर्थयात्री समूह। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, पड़ोस। प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कूले ने 1909 में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया, मैं बताया, और कहा कि प्राथमिक समूह एक ऐसा समूह है जिसमें सदस्यों की संख्या कम होने के कारण लघु आकार एवं आमने सामने का प्रत्यक्ष और अनौपचारिक संबंध पाया जाता है। इसलिए प्राथमिक समूह का महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण परिवार, पड़ोस, छोटे छोटे बच्चों का खेल समूह, इसे हम प्राथमिक समूह में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया? ऑप्शन ए है अगस्त काम्ट, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है सीमेल, ऑप्शन डी है मार्क्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, दुर्खिम। दुर्खिम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण की थी एवं फ्रांस के बोर्डिंग विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया था। अगला है प्रश्न है निम्नांकित जोड़े में कौन सा एक सही नहीं है? क्षेत्रीय समूह, बेबर। यह गलत है, क्योंकि क्षेत्रीय समूह पार्क का आएगा, गिडेंस का आएगा।
वेबर दे थे वह परिस्थिति समूह था। प्राथमिक समूह कुले का है और अंतः समूह समनर का है और संदर्भ समूह मर्टन का है। आगे हम देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नांकित में किसने प्रत्यक्ष संघर्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए है सोरोकिन, ऑप्शन बी है बोगार्डस, ऑप्शन सी है लिपसेट एवं बेंडिक्स, ऑप्शन डी है मैकाइवर एवं पेज। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष को दो भागों में बांटा, प्रत्यक्ष संघर्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष। इसी के साथ सोरोकिन ने सांस्कृतिक समाजशास्त्र की अवधारणा दी थी और लिपसेट एवं बेंडिक्स ने सामाजिक गतिशीलता को औद्योगिक क्षेत्रों में भी देखा था या औद्योगिक समाज में भी इन्होंने देखा था। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।